तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। तो बात आती है, एक समय जब हनुमान जी क्या कर रहे थे, अष्ट सिद्धि। हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कई सिद्धीज और नौ, अष्ट सिद्धि और नौ निधिज के बारे में। तो उसी अष्ट सिद्धि को अर्जित करने के प्रोसेस में जब लगे हुए थे हनुमान जी, तभी का ये इंसिडेंट है। सो हनुमान जी एक बार अष्ट सिद्धि को ढूंढने के प्रयास से ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने अचानक से देखा एक गांव में एक लेडी थी। ठीक है, वो क्या कर रही थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी। और रोते रोते वो क्या कर रही थी, अपनी लाइफ गिव अप करने का प्रयास कर रही थी। वो ट्राई कर रही थी कि उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी लाइफ गिव अप कर देना चाहिए। सो हनुमान जी ने सोचा कि मुझे जाना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि भाई क्यों आप ऐसा डिसीजन, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है कि भाई आपको लाइफ गिव अप करने का ही एक रास्ता नजर आ रहा है। तो हनुमान जी जाते हैं और देखते हैं, तो जितना और पास जाते हैं देखते हैं कि और जोर जोर से चिल्लाने की, चीख चीख के रोना, एक होता है रोना, एक होता है चीख चीख के रोना। जब व्यक्ति बहुत इंटेंस पेन में होता है तो जनरली चीख चीख के रोता है। लेकिन तो देखा होगा कभी, जनरली दुख छुपाते हैं, लेकिन जिस दिन दुख फटता है ना लोगों का, लेकिन उस दिन खूब रोते हैं, खूब आंसू बहते हैं उस दिन। सो ये बॉडी के नॉर्मल सिम्टम्स हैं, लेकिन तो रोना कोई गलत चीज नहीं है, रो लेना चाहिए। लेकिन बट जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने उसके रोने के कारण जानने का प्रयास करना चाहा। तो देखा कि उसके कान से खून आ रहे थे, दोनों कान से खून खून हो रखी थी वो लेडी, और बहुत जोर जोर से रो रही थी। सो हनुमान जी जाके पूछते हैं कि हे माता, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या समस्या है जिसके कारण आप इतनी कष्ट में हैं, इतनी तकलीफ में हैं, आप प्लीज मुझे बताइए। सो उसने बोला कि मैं अभी एक यज्ञ की प्लानिंग कर रहा हूँ, उस यज्ञ की प्लानिंग कर रही हूँ, और उस यज्ञ की का पर्पज ही है कि मैं उसका अपना शरीर त्याग सकूं, सुसाइड कर सकूं और मैंने समाहित होकर। तो हनुमान जी पूछते हैं कि भाई लेकिन आप ऐसा डिसीजन क्यों लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो लेडी बोलती है कि मेरी लाइफ में ना कोई पर्पस नहीं रहा जीने का। आई फाइंड नो मीनिंग, नो पर्पस इन माई लाइफ। तो हनुमान जी पूछते हैं कि बट ऐसा क्या हुआ, आपको इतना ज्यादा डिस्करेजमेंट कैसे आया। तो वो बताती हैं कि मैंने बहुत कठिन तपस्या की थी, और कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या करने के बाद मुझे दो इयररिंग्स मिले थे। उस ऑस्टेरिटी से प्रसन्न होकर देवी देवताओं ने मुझे डिवाइन इयररिंग्स मिले थे। और उस इयररिंग्स की ये पावर थी कि अगर आपके पास वो इयररिंग्स है तो आप जो भी चाहो वो मांग सकते हैं। तो किसी न किसी तरह से कुछ समय पहले क्या हुआ कि कुछ डकैट्स ने, डाकुओं ने तो इयररिंग्स मेरे छीन लिए। तो मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि भाई अब मैं कुछ भी जो चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए मेरे लिए बहुत दुख का समय है, इसलिए मैं जान देना चाह रही हूँ। मैं इस बात से ज्यादा दुखी हूँ कि वो इयररिंग्स जो है वो गलत लोगों के हाथ में चले गए, और अब वो जो चाहेंगे उनको वो मिलेगा, और उससे वो पूरे संसार का नुकसान करेंगे। तो ये मेरे लिए ज्यादा बड़ा पेन का कारण है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ही अपने आप को उसका कॉज मानती हूँ, क्योंकि मैंने ही वो इयररिंग्स इस पृथ्वी पे लेके आई, और मैं उसको सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, और वो गलत हाथों में चला गया है, और उसका मिसयूज होके और बड़े स्केल पे नुकसान किया जाएगा, बड़े स्केल पे लोगों को कष्ट पहुंचाया जाएगा। तो इस बड़े दुख का कारण मैं अपने आप को मानती हूँ, खुद को मानती हूँ। तो मेरी यही इच्छा है कि मैं अपना ये शरीर त्यागना चाहती हूँ। सो हनुमान जी कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप कुछ टाइम का मुझे समय दीजिए, लेकिन क्योंकि आपका ये शरीर त्यागने से ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व होने वाली। ठीक है? कई बार ऐसा लगता है लाइफ में कि ये शरीर, जब जनरली ये फिलॉसफी आती है जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं कि ये शरीर ही है, सब कुछ है, एग्जिस्टेंस रियलिटी क्या है, ये शरीर है। लेकिन और ऐसा लगता है जब लाइफ में चैलेंजेस आता है तो ऐसा लगता है कि शायद
मेरा एग्जिस्टेंस ये बॉडी की वजह से है, ये बॉडी मैं खत्म कर दूंगा तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो संसार के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन भगवत गीता की फिलॉसफी, भागवतम की फिलॉसफी बताती है कि हम सब क्या है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस इस लाइफ के बाद भी रहेगा। सो हमारे कार्मिक रिएक्शन, जो भी कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है उसके पीछे कुछ कार्मिक रिएक्शंस है। आगे हमारी लाइफ कैसी होगी तो डिपेंड करता है हमारे इस लाइफ के कर्मास कैसे हैं। सो जो ये फिलॉसफी जानेगा, तो हनुमान जी ये फिलॉसफी समझाते हैं उसको, वो बोलते हैं कि आपके शरीर त्यागने से ना ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन क्योंकि कार्मिक रिएक्शन आपको नेक्स्ट लाइफ में भी मिलेंगे, ना ही इस संसार के लिए जिस चीज के लिए आप चिंतित हो रही हैं उस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो हनुमान जी कहते हैं कि आप मुझे कुछ समय का वक्त दीजिए, मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आता हूँ। तो हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आप बताइए एग्जैक्टली कहाँ चोरी हुआ था। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, पूरा जाके पड़ताल करते हैं। तो हनुमान जी ने जाके बोला कहाँ एग्जैक्टली चोरी हुआ था। फिर हनुमान जी ने ट्रेस किया हॉर्स के फुट स्टेप्स, तो बहुत इजीली वो फुट स्टेप्स ट्रैक हो रहे थे। तो हनुमान जी को लगा कि बहुत इजीली वो डाकू मिल जाएंगे, और वो फुट स्टेप घोड़ों के धीरे 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 घने जंगल की तरफ गए। तो हनुमान जी हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने ट्रैक करते 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 घने जंगल में गए। तो उनको लगा कि शायद अब डाकू मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। तो देखा डाकू मिले तो, लेकिन सारे गिरे पड़े थे, सबको किसी ने मारा था, अच्छे से पीटा था, और वो सब घायल पड़े हुए थे वहां पे। तो हनुमान जी ने पूछा कि आप सब ने क्या उस लेडी से, जो वहां पे बाहर जंगल के बाहर यज्ञ करी, आप लोगों ने उनसे कुछ इयरिंग्स चुराए थे? उन्होंने बोला हमने चुराए तो थे, पर हम उसको लेके आ तो रहे थे। मेरा पंखा डिस्टर्ब करता है। अभी ठीक है? संचित प्रभु, जी प्रभु। मैं क्या बता रहा था? तो उन्होंने बोला कि हम वो इयरिंग्स लेके आ तो रहे थे, डिवाइन इयरिंग्स, बट हम जैसे ही लेके जंगल में पहुंचे तो जो नागलोक के देवता है नागराज, लेकिन उन्होंने हमसे वो छीन लिया आके, और उन्होंने हमें हमें जितने भी हैं हमारे लोगों को बाइट किया, उसकी वजह से हम घायल हैं, और वो एक्चुअल जो डिवाइन इयरिंग्स हैं वो लेके चले गए। तो हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि किस साइड गए हैं, क्या डायरेक्शन है। फिर हनुमान जी पूरा एफर्ट से उस डायरेक्शन में जाते हैं, और नागराज से पता लगाते हैं कि नागराज कहाँ रहते हैं। सो नागलोक में एंटर करते हैं हनुमान जी, वहां देखते हैं तो वहां उनको वो इयरिंग्स दिखती हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि भाई ये जो इयरिंग्स है, मैं ये इयरिंग्स लेने आया हूँ, आप मुझे लौटा दीजिए। तो नागराज इनिशियली हनुमान जी को देख के हंसते हैं और बोलते हैं कि आपके आपने बोला और हम दे देंगे, है कि नहीं? तो बोले ऐसा तो होगा नहीं। तो बोलते हैं कि ठीक है। फिर नागराज अपने बड़े बड़े करामाती नागों को बोलते हैं, वो अपना विष फेंकते हैं, हनुमान जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हनुमान जी ऐसे ऐसे झाड़ते हैं विषों को, और फिर सीधे जाते हैं और सीधे वो इयरिंग्स उठा लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो हनुमान जी जैसे ही इयरिंग्स उठा के जा रहे होते हैं, देखते हैं कि जितने भी नाग लोक में जितने भी नाग हैं, सब एक तरह से मरने की हालत में हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सबकी जान चली जाएगी। तो हनुमान जी को पता नहीं चल रियलाइज नहीं होता। फिर हनुमान जी सोचते हैं कि शायद इस इयरिंग से कुछ कनेक्शन तो नहीं है। हनुमान जी उस इयरिंग को उठाते हैं और फिर से सेम पोजीशन पे रखते हैं, जैसे रखते हैं फिर से वो सारे लाइफ में रिटर्न हो जाते हैं। फिर से उठाते देखते फिर से लाइफ जाने लगती है, फिर से रखते हैं। तो फिर रखने के बाद पूछते हैं कि ये क्या कनेक्शन है, ऐसे तो आप लोग की जान चली जाएगी अगर मैं इस इयरिंग को लेके चला जाऊंगा। सो मैं आया था क्या, हनुमान जी का इनिशियल गोल क्या था कि उस लेडी को इयरिंग्स लौटाना। लेकिन अभी हनुमान जी क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन कि भाई इयरिंग्स मिल गई थी, वो ले जा रहे थे, ले जाके इजिली हैंड ओवर कर सकते थे, लेकिन तो कई बार लोग लाइफ में प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हैं
एक एस्पेक्ट से देखते हैं, एक डायमेंशन से देखते हैं चीजों को, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कर दिया। लेकिन हर चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से कनेक्टेड रहती है। तो हनुमान जी सिर्फ वन डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करना चाहते थे। हनुमान जी क्या चाहते थे कि भाई ये जो नाग लोग हैं ये भी लिविंग एंटिटीज है, लेकिन इनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी सॉल्व करने की आवश्यकता है। अगर मैं इनको हेल्प नहीं करूंगा, कंपैशनेट मतलब वो व्यक्ति नहीं होता जो जात देख के कंपैशन करता है कि नहीं, जेंडर देख के कंपैशन करता है, ग्रुप देख के कंपैशन करता है, देश देख के कंपैशन करता है। नो, कंपैशन इज बाउंडलेस, लेकिन यू कैनॉट बाउंड दीज वैल्यूज। लेकिन तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई नागों को भी मुझे रक्षा करने की आवश्यकता है। तो बोलते हैं कि ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है। तो हनुमान नागराज बोलते हैं कि एक्चुअल में अ, जब लास्ट शिवरात्रि थी तो हम सब गए थे भगवान शिव जी के पास, अ, उनको ऑफरिंग करने, है ना। और तभी पीछे से हमारी जो शक्ति का जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नागमणि, वो किसी ने चुरा लिया था। तो जैसे ही वो नागमणि चुरा लिया उसके बाद से हम हम धीरे धीरे वीक होने लगे, और उसका ऑल्टरनेटिव हमें ये इयरिंग दिखी, इसलिए हमने ये इयरिंग चुरा के ले आया। तो हनुमान जी ने बोला कि देखो मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि मुझे ये इयरिंग लौटाना है, तो क्या मैं अगर आपका नागमणि ले आऊं, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने बोला हाँ, हमारा इयरिंग से कोई अटैचमेंट नहीं है, हमें तो अपनी एनर्जी के लिए कोई सोर्स चाहिए, और परफेक्ट सोर्स तो हमारे नागमणि है। तो उन्होंने बोला कि भाई अच्छा बताओ, नागमणि को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, कैसे पता चलेगा कि कुछ तो हो, आपको किसी पे डाउट हो, पुलिस नहीं पूछती है, किसी किसी पे डाउट हो, है कि नहीं। तो उन्होंने बोला आपको किसी पे डाउट है कि भाई किसने चुराया हो नागमणि। तो अ, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई हमारा तो क्या ही कोई दुश्मन होगा, हम ही सबके दुश्मन हैं, तो ऐसा हमें डाउट तो नहीं है किसी पे। बट उसकी एक नागमणि की एक खास बात है कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो उसको बाहर निकालना पड़ता है ताकि वो मून से एनर्जी लेती है। सो हनुमान जी देखते हैं कि उसी दिन जो सेम डे पूर्णिमा की रात थी और खत्म होने वाली थी, तो हनुमान जी तुरंत पृथ्वी से काफी ऊपर जाते हैं और देखते हैं, तो देखते हैं कि पूरे पृथ्वी में एक जगह से जो मून लाइट है बहुत तेजी से एब्जॉर्ब की जा रही है। तो हनुमान जी बहुत स्पीड से उस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं, और जब तक उस विलेज तक पहुंचते हैं तब तक सनलाइट आ जाती है। तो विलेज आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन वो कहाँ कौन सा घर है, कौन सा व्यक्ति है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो हनुमान जी कहते हैं कि अब कैसे पता चला है, पता किया जाए। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं पूरे, ये तो क्लियर हो गया मुझे कि इस विलेज में ही वो मणि है, लेकिन नागमणि। तो वो जो जिस व्यक्ति के पास रहती है क्या करता है, उसको ढक देता है, सो वो छुपा के रखता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि क्या एक ऐसी एबनॉर्मल चीज है जो मैं इस पूरे विलेज में आइडेंटिफाई करता हूँ। तो हनुमान जी सुनते रहते हैं गाँव में जाके, तो उनको पता चलता है कि गांव में एक व्यक्ति है जो रातों रात अमीर हो गया है, ठीक है, रातों रात अमीर हो गया है। तो हनुमान जी को शक होता है कि भाई ये रातों रात अमीर हुआ है, जरूर इसको कुछ स्पेशल मिला है तभी ये रातों रात अमीर हुआ है, ठीक है। सॉरी। तो हनुमान जी बोलते हैं कि इसका मैं पता लगाता हूँ। सो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा घर में ही रहता है, छुप के रहता है, अलग सा रहता है, लेकिन जो लोग कुछ स्पेशल करते हैं ना, गड़बड़ करते हैं, आइडेंटिफाई हो ही जाते हैं। जैसे हमारी बिल्डिंग है यहाँ पे जीएस राय में। सो जस्ट बिल्डिंग के जस्ट सामने अभी एक महीने पहले मर्डर हुआ था एक ओल्ड लेडी रहती थी। सो उनके उनके बच्चे रहते हैं, सब बाहर रहते हैं, विदेश में, बहुत पैसा है, करोड़ों की बिल्डिंग है, लेकिन वो लेडी अकेले ही रहती थी। सो उनका मर्डर हुआ, और दोपहर में 3 साढ़े 3 के अराउंड मर्डर हुआ, और अगले दिन सुबह पता चला सबको, लेकिन जब काम वाली आई तो पता चला कि भाई इनका मर्डर हो गया है। तो पुलिस आ रही थी, है ना। अब तहकीकात, फिर धीरे धीरे सीनियर सिटीजन का मर्डर था दिल्ली में, तो केस सेंसिटिव चला गया, क्राइम ब्रांच वालों को चला गया, क्राइम ब्रांच वाले आए, हमारे सेंटर में भी आए बेस में।
तो दर्शन वर्शन करके गया। मैंने बोला विप्लव हो रहा है हमारा, आप आइए। कहता आऊंगा। तो मर्डर हुआ उनका। तो अ, पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि सारी जगह कैमरे लगे थे, लेकिन उनके घर की तरफ कोई कैमरा नहीं था। सो हमारे बिल्डिंग के नीचे एक वो है, फूड मेस टाइप का चलता है। क्या नाम है, नाम नहीं लूंगा। सो पता चला कि उसी का जो हेल्पर था उसी ने मर्डर किया था। पुलिस ने आइडेंटिफाई कैसे किया? तो पुलिस ने सारे रास्ते की वीडियोस निकाली और 3 बजे से रात के 9 बजे तक सारे लोगों को देखा। और सब लोग के वॉकिंग पैटर्न से पुलिस को इतना तेज दिमाग होता है हम लोग का, इतना तेज अंदाजा लगता है कि जस्ट वॉकिंग पैटर्न से ऑब्जर्व किया कि ये व्यक्ति अब नॉर्मल चल रहा है। ठीक है। तो जब मर्डर किया था उसने हम हमारे पास वीडियो भी दिखाई क्राइम ब्रांच वाले ने। तो सही में अगर फर्स्ट इंस्टेंस में देखूं तो मुझे लगता है नॉर्मल है, लेकिन वो सही में अब नॉर्मल चल रहा है। फिर आगे जाके उसने हाथ धोए सामने, लेकिन उसने टाइम चूज किया 3 से 5। 3 से 5 मतलब उस टाइम जनरली सारी शॉप्स बंद रहती हैं यहाँ पे, दोपहर में, आफ्टरनून में। और उसके सारे पैटर्न, जहां भी कैमरा आ रहा है हाथ ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, तो ऐसे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन सटल, बहुत सटल एक्शन। तो उस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा और फिर, हालांकि वो भाग गया था बिहार बिहार, लेकिन फिर उसको पकड़ के ले आए अभी जेल में। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से कोई भी चीज अब नॉर्मल होती है, अगर बहुत शांत दिमाग से देखें तो हनुमान जी को आइडेंटिफाई हो गया कि भाई यही व्यक्ति है। क्योंकि वो, उसके पास धन तो आ गया था, लेकिन वो बड़ा डिस्टर्ब सा रहता था। तो उसने बहुत धन आ गया था, बड़ा घर बना लिया बहुत तेजी से। रातों रात जब अमीर होते हैं ना, रातों रात फेमस होते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट कर पाना, होल्ड कर पाना। लेकिन सो उसने अपने नौकरों को बोला कि मेरा माइंड पीसफुल नहीं है। तो मेरा माइंड पीसफुल नहीं है, तो उसने बोला कि मैं थोड़ा जा रहा हूँ जंगल में, लेकिन थोड़ा स्पोर्ट्स करने, थोड़ा हंटिंग करूंगा इस तरह से। तो किसी को बिना बताए डिस्टर्ब माइंड से वो चला गया जंगल में। और जैसे ही गया तो वो क्या हंट करता, शेर उस पर कूद पड़े। और जैसे ही शेर कूदे तो हनुमान जी तुरंत वहां पे पहुंचे और फिर उसकी जान बचाई। तो जैसे ही हनुमान जी ने जान बचाई, वो बहुत ग्रेटफुल हो गया, बहुत धन्यवाद देने लगा कि आप मेरे लिए भगवान के समान हैं, लेकिन आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। है ना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ऐसा है, वो जो नागमणि है वो दे दो। तो कहता हाँ हाँ। तो हनुमान जी को लगता है कि शायद ये व्यक्ति अटैच होगा नागमणि से, लेकिन वो कहता हाँ हाँ, ये तुरंत ले लीजिए, ये जब से मेरी जिंदगी में आई है इसने मेरा जीना दूभर कर रखा है। लेकिन जब से ही मेरी जिंदगी में आई है नागमणि, इसने मेरा जीना दूभर कर रखा है। तो बोलता है कि आप इसको ले जाइए तुरंत। अ, और फिर हनुमान जी नागमणि लेके आते हैं और नागराज को देते हैं। फिर नागराज से वो इयरिंग्स लेके आते हैं, इयरिंग्स ले जाके और उस वुमेन को देते हैं। तो वुमेन जब देख वो इयरिंग्स लेती है तो वो प्रसन्न हो जाती है और खुश होती, और कहती है कि तो ये इयरिंग्स हैं, इसके असली हकदार, क्योंकि ये मैंने अ, एक ऐसी पावर ली थी जिससे मैं कुछ भी चाहूँ वो प्राप्त कर सकूं। लेकिन मैंने वो पोटेंशियल नहीं डेवलप किया था, मैंने वो एबिलिटी नहीं डेवलप की थी जिससे उस चीज को होल्ड कर पाऊं। ठीक है। तो जैसे कि एक महान हॉलीवुड मूवी में एक महान हॉलीवुड एक्टर ने बोला है, स्पाइडरमैन ने, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सो उन्होंने बोला कि मैंने ये पावर एक ले तो ली थी, लेकिन इसको होल्ड करने की, हर पावर के साथ हमें होल्डिंग कैपेसिटी भी डेवलप करनी चाहिए। सो हम लाइफ में करिज्मेटिक चीजें करें, लेकिन पावर होल्ड करें, नए टैलेंट्स लें, और जनरली हमारे एस्पिरेशंस वही रहते हैं। लेकिन उस लेडी ने बोला कि इन सारी चीजों के साथ साथ हमें क्या करने की आवश्यकता है। जो उसने बोला कि मैंने गलती की, मैंने उसको होल्ड करने का स्ट्रेंथ और पावर नहीं डेवलप किया। इसलिए जब वो मेरे पास आ गई किसी तरह से, किसी अरेंजमेंट से, कई बार हम बहुत ज्यादा इधर ट्राई करते हैं, इधर ट्राई करते हैं, इधर ट्राई करते हैं, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, आ गया सक्सेस। नाउ आर वी एबल टू होल्ड दैट सक्सेस? ठीक है। तो उसने बोला कि मैंने वो एबिलिटी नहीं डेवलप की, और आप जो है एक्चुअल में एबल्ड व्यक्ति हैं, आपके पास वो एबिलिटी भी है जिससे आप उस पावर को, कोई भी पावर को होल्ड कर सकते हैं,
और वो पावर भी है और उसके साथ साथ कंपैशन भी है। लेकिन पावर विदाउट कंपैशन अगर आ रहा है तो वो हो सकता है ट्रांसफॉर्म हो जाए, लेकिन ईगो में। पावर अगर विदाउट कंपैशन आ रहा है तो वो हो सकता है ट्रांसफॉर्म हो जाए ईगो में। और कंपैशन आ रहा है विदाउट कंपिटेंस, विदाउट पावर, तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए दोनों का एक सेट बैलेंस होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हनुमान जी ने बोला कि, तो हनुमान जी ने यही इस जो इस पूरे पास टाइम से सीखने को मिलता है हमें, वो है कि लाइफ में हमें अपने पोटेंशियल पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी लाइफ, सोशल मीडिया, सब कुछ एक सक्सेस ओरिएंटेड हो गया है। लेकिन सब सक्सेसफुल होने की बात करते हैं, सब टैलेंटेड होने की बात करते हैं। लेकिन जो ये चैलेंज है, ठीक है, जिसका पर्पस है वो है कि हम अपने पोटेंशियल को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है, तो कभी ना कभी आपको ऐसे पोटेंशियल लोगों की कमी है एक्चुअल में, ठीक है, जिनके अंदर डिटर्मिनेशन हो। लेकिन आईआईटी से पास आउट डिग्री बहुत सारे लोग हैं, हर साल 5-5 हजार, 6-6 हजार निकल रहे हैं। लेकिन आईआईटी, कोई भी कॉलेज से पास आउट, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। और बड़े बड़े सिस्टम्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलते ही इन सारे प्रिंसिपल्स पे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की स्कैरसिटी होते जा रही है धीरे धीरे, जिनके अंदर डिसिप्लिन है, जिनके अंदर एबिलिटीज है, कैरेक्टर है। लेकिन सो लाइफ में अचीवमेंट हम इनको भी माने जो हम हमारे गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं। लेकिन साथ में हमें ये भी समझना है कि अगर बिना पोटेंशियल, बिना एबिलिटी डेवलप किए ये अगर हमारे पास आ गए, इट विल डिस्टर्ब आवर माइंड। कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से यू विल बी डिस्टर्ब। लेकिन मैं देख रहा था, एक वीडियो है अभी, काफी ज्यादा फेमस चल रहा है, कि सिंधु और एक और बैडमिंटन प्लेयर है, दोनों का मैच हो रहा था। और वो इतना हीटेड हो गया, इतना हीटेड हो गया, वो नेशनल, इंटरनेशनल प्लेयर है। लेकिन जो उसकी जो ओपोनेंट थी, डेनमार्क की थी, तो वो इतना ज्यादा कोई भी सर्विंग करने के बाद चिल्ला रही है जोर से, जाके लड़ाई कर रही है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि लोग लाइफ में ये चीजें अर्जित तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी बनना है कि हम होल्ड कर पाए। क्योंकि अगर हम होल्ड नहीं कर पाए ना, तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो चीजें हमारी लाइफ से चली जाएंगी। और जब चीजें जो कि इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इतनी ग्लैमरस होती हैं, जिनके लिए सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ में आती हैं और फिर चली जाती है ना, तो आने पे जितना सुख होता है, जितना खुशी होती है, उतना ही ज्यादा दुख भी होता है उनके जाने पे। ठीक है? जैसे आप गर्मी के मौसम में बैठे रहते हो और तभी एसी बस आती है, आप घुसते हो तो आह, आनंद आ गया। और उसी एसी बस से जब आप बाहर निकलते हो कभी, तो उतना ही दुख होता है। लेकिन सो लाइफ में, इसलिए जो आज की टीचिंग है, आज की लर्निंग है, वो क्या है कि हमें फोकस करना है, पोटेंशियल डेवलप करना है, अपने पोटेंशियल, अपनी एबिलिटीज को, वो एबिलिटीज, वो पोटेंशियल, जिन चीजों से हम इन सारी चीजों को होल्ड कर सकें। लेकिन उसका बेसिक, एक बहुत बेसिक चीज है, वो है डिसिप्लिन। लेकिन और सबसे क्या है, ये जो पोटेंशियल वाली चीजें होती है ना, सबसे ज्यादा कष्टकारी होती है, सबसे ज्यादा कष्ट देंगी आपको। लेकिन एक रेगुलर डिसिप्लिन, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है डिसिप्लिन में आने के लिए, माइंड को अपने अंदर चलाना पड़ता है। लेकिन नहीं तो जनरली क्या होती है, हमारे दिन की शुरुआत होती है, मन हमें अंदर कंट्रोल करता है, हमें कंट्रोल करता है। सुबह उठे, अलार्म देखा, टिट 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 टिट, माइंड ने बोला स्नूज कर देना यार, क्या है, 10 मिनट का स्नूज कर दे। देखिए 10 मिनट का कर दे, फिर 10 मिनट बाद हो जा, स्नूज कर देना यार, कल से करेंगे ना। लेकिन सो आप सोच के देखो, हमारे दिन की शुरुआत कैसे हो रही है। इट इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी ऑफ स्नूजिंग अ फोन, ये क्या है, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ गिविंग अप टू द माइंड। एंड चंचलम ही मना कृष्ण, लेकिन भगवान बोलते हैं मन बहुत चंचल है, बहुत प्रमादी है,
इतना ज्यादा हैवी हो जाता है ना, कभी इतना ज्यादा हैवी हो जाएगा, इट इट विल मेक यू मैड। सो भगवान उसको कंट्रोल करने का प्रोसेस बताते हैं। सो इसलिए अगर वही सेम माइंड कंट्रोल हो गया मतलब it becomes it start following what we want, then it is our best friend. So ये सिंपल सी एक्टिविटी है कि सुबह उठ, जिस समय हमने लगाया उस समय उठ गए, है कि नहीं? ये एक्चुअल में इट इज विक्ट्री ओवर माइंड, मन के ऊपर विजय प्राप्त करना है। और अगर आपके दिन की शुरुआत मन के ऊपर विजय प्राप्त करने से होती है तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे। लेकिन अब जैसे है चैंटिंग रेगुलर करना, क्यों करना, ठीक है नहीं? बिकॉज एक कमिटमेंट है ये। अब मैं नहीं कहता हूँ कि एवरीबॉडी डू दिस मच राउंड ऑफ चैंटिंग, बट आपने जो भी कमिटमेंट किया है, लेकिन इससे आपका क्या कमिटमेंट पोटेंशियल बढ़ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन भाई मैंने इतना कमिट किया है, एनी हाउ आई विल नॉट गिव इट अप, लेकिन एट वट एवर सिचुएशन हैपेंस आई विल नॉट गिव इट अप। लेकिन इससे क्या स्ट्रांग हो रहा है हमारा डिटर्मिनेशन, लेकिन नहीं तो आप कौन सा ऐप है, कौन सा ऐसा है जिससे डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है, कौन सी ऐसी गोली है, कौन सी ऐसी क्रीम है कि नहीं, जिससे डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाएगा, कंसिस्टेंसी स्ट्रांग हो जाएगी हमारी। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम ये जानते हैं कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा, वो जानते हैं, सब लोग कह रहे होते हैं। वो बैक ऑफ द माइंड मतलब क्या है, आप सब एग्री करते हैं, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बैक ऑफ द माइंड हम, मुझे लगता है कि यार ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, करना तो जरूरी है। बैक ऑफ द माइंड मतलब होता है परमात्मा। वो परमात्मा अंदर से बोल रहे होते हैं, सुपर सोल अंदर से इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, लेकिन वो हमेशा बता रहे होते हैं, फोर्स नहीं करते हमें कभी परमात्मा, बिकॉज ही हैज गिवन अस फ्री विल, दे विल नेवर फोर्स। लेकिन अंदर से इफ वी आर जेन्युइनली सीरियस सिंसियर, अंदर से एक आवाज, कहते हैं ना अंदर की आवाज, मान नहीं रहा प्रभु जी मेरा, वो मान नहीं रहा, लेकिन वो वही है, परमात्मा है। इज सिटिंग इन किसके हार्ट में? प्रभु जी के हार्ट में? नो, इट इज ही इज सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट, हम सबके हृदय में बैठे हैं। और कितने डिग्री में रेसिप्रोकेट करते हैं? जितने डिग्री में हम सिंसियर हैं, उतने डिग्री में वो हमें साइंस देते हैं, भाई यू शुड डू दिस, दिस इज गुड, दिस ट्राई, दिस वर्क ऑन दिस, फोकस ऑन, बस। लेकिन माइंड जब बहुत हैवी होता है, वो क्या करता था, परमात्मा की आवाज दबा देता है, कहता है परमात्मा जी, कृष्णा, माइंड दबा देता है। इसीलिए सबसे पहले वो आवाज को आइडेंटिफाई करना, उसको सीरियस लेना, उस पर वर्क करना, उससे क्या होता है, मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा। लेकिन इंद्रियां हमारी कंट्रोल होती हैं जब हम इंद्रियों के जो स्वामी हैं, भगवान ऋषिकेश बोला जाता है, उनकी सेवा करते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो वो इनोवेशन हो सकता है हमारा, है कि नहीं? मैं कहता हूँ कि 5 बजे उठ के आप लोग डिसाइड करो क्या करोगे आप, है कि नहीं? तो हम इस पूरे जो चैलेंज है, जो कि हम कल सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका फेज ऐसा रहेगा कि 3 दिन आपको रहेगा सेटल होने का, ठीक है? तो 1, 2, 3 आपको क्या करना है, आपको 5:30 बजे आना है। मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, ग्रुप पे लिंक भी शेयर कर दूंगा, जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो 5:30 to 6:30 आप आइए, और आपको जो करना है करिए, लेकिन लाइव रहना है, लेकिन प्रयास करना है लाइव रहने का। उसे किसी को पढ़ाई करनी है भाई, एग्जाम्स है, मैं ही नहीं कह सकता आप सुबह उठ के चैंटिंग करो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मैं कहूँगा, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट आंसर रहेगा, मैं जो करूँगा लाइव आके, वो है कि आई विल चैंट माई राउंड्स। जो लोग चैंटिंग करना चाहते हैं वो चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो, है ना, इसका पर्पज है, आप सुबह उठो, लेकिन ट्राई ट्राई फॉर सर्टेन डेज दिस शेड्यूल,
हो सकता है माइंड किसी का बहुत भारी हो जाएगा, कई कई सारी चीजें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, मन इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, है कि नहीं। तो फर्स्ट कुछ डेज हम लाइव आएंगे, फिर 3 फेजेस में करेंगे हम इसको। फर्स्ट फेज में हम सब लाइव रहेंगे, सेकेंड फेज में कुछ दिन हम लाइव रहेंगे, कुछ दिन आपको खुद से करना होगा, और थर्ड फेज मैं आगे बताऊंगा आपको। तो पहला फेज यही है, पहले 3 दिन आपको क्या करना है, लाइव आना है, और 5:30 to 6:30 विल चैंट, एंड लास्ट के जो 5 मिनट है 6:30 to 6:35 40 विल डिस्कस समथिंग डेली, ठीक है। इससे हमारी दिन की शुरुआत हो, और आप वहीं पे अपना दिन भी प्लान कर सकते हो कि आज आप क्या क्या करोगे, है कि नहीं। मेक अ टू डू लिस्ट, मेक अ टू बी लिस्ट, है कि नहीं। आज आपको क्या क्या बनना है, लेकिन आज आपको क्या करना है। सो इतना इतना अगर आप करते हो 1 घंटे में, इफ यू, अगर सुबह आप 8 घंटे 1 घंटे बैठ के चैंटिंग कर लेते हो ना, आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ से शक्ति आ गई है कि। सो हाँ, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जो लोग भी इंटरेस्टेड है आप सब आइए कल सुबह 5:30 से 6:30, 6:30 से हम सब अपना माइक म्यूट करके सब आप अपना चैंटिंग कर सकते हैं। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप आएंगे तो अच्छा रहेगा। अब कुछ लोगों ने अपना नाम दिया था कि भाई हमें उठाइए, सो यस, हम उसके लिए प्रोसेस बनाएंगे और आपको उठाएंगे भी। तो आप सब ने जो भी जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है और एक्सपेक्ट करेंगे कि कॉल आए उठाएं, तो वो नहीं होने वाला, लेकिन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि ग्रुप पे शेयर हुआ है। तो आप फॉर्म भरेंगे तो उससे फिर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं आपको उठाने में हेल्प करेंगे। तो अभी हम इनिशियली फर्स्ट 3 डेज क्या करेंगे, जिस हम लोग, जो मैं पर्सनली करूंगा, आई विल कम एंड चैंट। बाकी आप लोग भी, आपके कुछ प्लान्स हैं, कोई पढ़ना चाहता है, रीडिंग करना चाहता है, हियरिंग करना चाहता है, कोई पढ़ाई करना चाहता है, जो भी है आप जिस भी फेज में है लाइफ के, डू इट। बट आपको क्या करना है, एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि कुछ राउंड आप चैंटिंग जरूर करिए, अगर मान लीजिए जो पढ़ाई भी करना चाहते हैं। और मुझे लगता है ज्यादातर डिवोटीज अपने स्पिरिचुअल, इसलिए मैंने बोला कि बहुत बहुत नए लोगों को मैं नहीं रखना चाहता हूँ इसमें, लेकिन जो लोग अपने स्पिरिचुअल लाइफ को इनहेंस करना चाहते हैं इस कार्तिक मंथ में, तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, कम इन दिस टाइम 5:30 to 6:30, चैंट करिए, है कि नहीं। और आप खड़े होकर चल चैंटिंग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट आपको क्या रहना है, आपको लॉग इन रहना है, ठीक है। और आपको बाद कल मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर करूंगा, जिससे आप अपने गोल्स बना सकते हैं इस 28 दिन के, 6S, है कि नहीं। तो 6S में आप अपने गोल सेट कर सकते हैं, और फिर आपको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। बट मेरा यही मानना है कि इस चैलेंज को ऐसे मत देखिएगा कि मैंने 28 दिन किए या नहीं किए, डोंट, ऐसे बात मत करिएगा। अब बोलेगा कि 28 दिन के चैलेंज में मैंने इतने परसेंट मार्क्स लेके आया, 60% लेके आया, 70%, वट एवर यू डू। ऐसा होता है जनरली, जब हम ऐसे चैलेंज शुरू करते हैं तो 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन किसी कारण मिस हो गया, क्योंकि अभी सीजन चेंज हो रहा है, तबीयत खराब होगी, कई सारी चीजें हैं, दीपावली है, होली तो नहीं है, लेकिन कई सारी अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, एग्जाम्स हैं, वो है, तो कई सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है कि भाई इतना परसेंट मैंने फॉलो किया, तो दिस विल गिव यू होप। तो इसलिए इस पूरे उसका पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि जो सबसे पहला एस्पेक्ट है डिसिप्लिन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसिप्लिन का। इवन डिवोशन, डिवोशन का भी जो फाउंडेशन है वो डिसिप्लिन ही है, लेकिन 3, अगर मैं आपको बताऊं, 3 Ds, 3D, तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब शेयर करना, कृष्णा का नॉलेज सबसे बताना, ये करो वो करो वो करो, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन इसके नीचे आता है डिवोशन। अगर आपके अंदर डिवोशन नहीं है और जहाँ आप शेयर कर रहे हो, तो एक समय बाद खोखलापन आ जाएगा, अंदर से यू फील हॉलो। तो इसलिए डिवोशन करना, डिवोशनल प्रैक्टिसेस करना, बुक्स पढ़ना, लेकिन शास्त्रों को सुनना समझना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना। लेकिन इसका भी फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन होता है डिसिप्लिन। इसीलिए जो छात्र होते थे, स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स होते थे, उनको डिसाइपल बोला जाता है। फ्रॉम डिसिप्लिन कम्स डिसाइपल, ठीक है। डिसाइपल मतलब ही क्या है, डिसिप्लिन।
नहीं, शिष्टाचार, शिष्य। सो ये प्रोसेस है कि नहीं, और ये डिसिप्लिन आपको कहीं भी हेल्प करेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसका पर्पस क्या है, वो एबिलिटी डेवलप करना, और एबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है डिसिप्लिन, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन है तो कई चीजें कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है चैलेंज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं अब, या आज के सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु आ रही है प्रभु जी। प्लीज सांको। प्रभु जी, ये लाइक कार्तिक का महीना लाइक इतना ज्यादा खास क्यों होता है? लाइक कार्तिक का महीना लाइक किसके लिए हम वैसे वो कर रहे हैं? यस, कार्तिक का महीना स्पेशल खास है, क्योंकि भगवान ने कार्तिक मंथ को स्पेशल फेवर दिया था, ठीक है, कि आप इस मंथ में जो भी, इसके पीछे पूरी बड़ी स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट में बोलो तो भगवान ने स्पेशली ब्लेस किया था कार्तिक मंथ को, कि इस मंथ में जो भी डिवोशनल प्रैक्टिस करेगा, इट विल बिकम वन 1 लाख टाइम्स। अगर आप इस मंथ में जो भी डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हो, तो जैसे क्या खास क्यों होता है कि आप सिंपल समझ लो कि जैसे कृष्णा क्या है ना, जैसे हमारी भी कई चीज, हम सब चीज खाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारी फेवरेट होती है। तो वैसे ही कृष्णा क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, लेकिन वो पर्सनैलिटी है। लेकिन जैसे कई बार एक क्लास में मैंने पूछा कि कृष्णा ऐसे ही क्यों खड़े होते हैं त्रिभंग फॉर्म में, लेकिन थ्री बेंडेड फॉर्म में ही क्यों खड़े होते हैं। तो कई बार लोग बोलने लगे 3 गुण हैं, 3 ये है, लेकिन इसलिए भगवान ऐसे खड़े होते हैं, त्रिदेव हैं, 3 लोक हैं। बट इसका सिंपल आंसर है कृष्णा को अच्छा लगता है वैसा, लेकिन सो कृष्णा एक पर्सनालिटी है, लेकिन सो उनका ये फेवरेट मंथ है, इसलिए आप देखोगे इसी मंथ में मैक्सिमम जो पास टाइम्स है, आप गोवर्धन लीला है कि नहीं, और दामोदर लीला, मैक्सिमम भगवान इसमें करते हैं, ठीक है। सो आइडियली जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ का जो मौसम है वो ऐसे ही रहता है, जैसा भी कार्तिक मंथ है वैसे ही रहता है। ये भगवान का फेवरेट मंथ है, इसलिए भगवान इसको स्पेशल पावर दे के रखे हैं कि भाई सारे हैं, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें जो करेगा ना उसके लिए स्पेशल है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कार्तिक मंथ क्यों स्पेशल है, क्योंकि भगवान ने उसको स्पेशल एम्पावरमेंट दे रखा है, स्पेशली उन डिवोटीज के लिए जो कि भक्ति के प्रोसेस में चल रहे होते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप बूस्ट करो ये, लेकिन तो भगवान का फेवरेट मंथ है, तो इसलिए इसमें जो भगवान को लैंप ऑफर करता है कि नहीं, भगवान उसको स्पेशल फेवर देते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी मंथ में नहीं देंगे, लेकिन जस्ट भगवान का चॉइस है, भगवान को अच्छा लगता है ये मंथ बहुत। गॉट इट, थैंक यू प्रभु जी। और किसी को कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हनुमान जी ने इतने कंपेशन बताया, मतलब जैसे कि उन्होंने पहले वो उस लेडी की हेल्प करने गए, फिर वो जो नागलोक में गए तो उनकी भी उन्होंने फिर हेल्प की, मतलब वो इतना कुछ कर रहे हैं। तो हमें मेनली एक कंपेशन डेवलप करना होता है। तो हम कैसे इस टाइप का एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं? हम काफी बार देखते हैं कि हम लाइफ में कंपेशनेट नहीं बन पाते, हम बहुत ही रूड या मतलब हम अपना ही सोच लेते हैं ज्यादा कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों इस झमेले में पड़ूं। तो हम भी किसी को जेन्युइनली हमारी जरूरत होती है फिर भी हम नहीं कर पाते, नहीं करते हम ऐसा डेवलप करें। यस, तो कंपैशन, जेन्युइन कंपैशन आता है तपस्या से, तपस्या से आता है। लिंक नहीं लगेगा आपको, लेकिन तपस्या से वी बिकम प्यूरिफाइड, है कि नहीं। एंड प्रभुपाद सेड प्यूरिटी इज फोर्स, है कि नहीं। सो जितना हम स्ट्रांग तपस्या करते हैं ना, उससे हम उतना ही प्योरिटी डेवलप करते हैं, और उतना प्योरिटी डेवलप करते हैं, उससे प्योरिटी ऑफ हार्ट आता है, उससे जो भी चीजें निकलती है ना वो जेन्युइन होती है कि नहीं। नहीं तो कई बार प्योरिटी अगर नहीं है तो कई बार वो जो चीजें निकलती हैं वो आर्टिफिशियल हो सकती हैं, और एवरी आर्टिफिशियल थिंग हैज अ बिगिनिंग एंड हैज एन एंड। सो वो जेन्युइन कंपैशन आएगा ना जब हम तपस्या करेंगे।
सो तपस्या है। और प्रभुपाद बोलते थे कि तपस्या मतलब क्या, तपस्या मतलब 36,000 साल जाके तपस्या नहीं है। तो तपस्या मतलब बहुत कुछ, बहुत बेसिक सी तपस्या है। लेकिन जैसे एक बेसिक सी तपस्या है कि भाई 16 माला का जप करना, सुबह उठना। लेकिन इस कलयुग में यही तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन कोई इतना भी कर रहा है तो बहुत बड़ा तपस्या है, 4 नियम का पालन करना। तो ये है, तो ये सब तपस्या है। तो जितना तपस्या से प्योरिटी आएगी, उस प्योरिटी से जो सैक्रिफाइसिंग स्पिरिट, कंपैशनेट, वो नेचुरली आता है। लेकिन ये सब मतलब ऐसी चीज नहीं है कि आप डेवलप कर सकते हो कंपैशन। जैसे आप खाना खाते हो, मसल डेवलप होती है, आप ऐसा नहीं करते हो कि मसल लाके ऐड करते हो। लेकिन वो खाना आप आटा खा रहे हो, भी खा रहे हो, और मसल में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये समझ नहीं आएगा। लेकिन उसी प्रकार से तपस्या से प्योरिटी आती है, प्योरिटी से ये सारे वैल्यूज, कैरेक्टर्स सब स्ट्रांग होते हैं हमारे। तो इसलिए तपस्या, लेकिन तपस्या तपना। और उसमें से एक तपस्या है कि कार्तिक चैलेंज फॉलो करना। लेकिन और किसी को कोई क्वेश्चन? सो हमने ग्रुप बनाया है कार्तिक चैलेंज के लिए स्पेशल। तो जो लोग भी उस ग्रुप पे नहीं है वो प्लीज ग्रुप पे ऐड हो जाइए। और हो सकता है कल आपको उठाने का कॉल ना आए, लेकिन क्योंकि मैं अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया हूँ,